हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 6 NCERT जियोग्राफी का चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को रेलिवेंट डायग्राम के साथ, ठीक है, रेलिवेंट पिक्चर के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको समझाने की कोशिश की है कि दिन रात कैसे बनते हैं, ठीक है, और सीज़न कैसे चेंज होते हैं, कौन सा दिन बड़ा कौन सा छोटा होता है। इस सभी को मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की है, छोटा सा एफर्ट किया है। और 6 महीने नॉर्थ पोल में दिन और साउथ पोल में रात, फिर साउथ पोल में दिन और नॉर्थ पोल में जो रात रहती है, तो वो कैसे बनते हैं, तो सभी डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तभी इसको लाइक करना। सो लेट अस स्टार्ट। मोशंस ऑफ द अर्थ होता है कि धरती की गतियाँ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे हमें पता है कि धरती की 2 तरह की मोशंस होती, गतियाँ होती हैं, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जिनको रोटेशन और रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन होती है, धरती की मूवमेंट होती है, गति होती है इसके इर्द गिर्द, जो इसका एक्सिस होता है ना उसके चारों तरफ होती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो धरती की मूवमेंट होती है ना, ठीक है, सूरज के चारों तरफ, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसको अच्छे से डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ये वाली मेजरनी लाइन है, ये रेड कलर वाली लाइन है ना, इसको याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये धरती के बीचों बीच में से निकलती है, इसके चारों तरफ जो धरती हमारी चक्कर लगाती है। तो ऊपर वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होगी है। तो जो हमारा राइट हैंड है उस तरफ हमारी ईस्ट होगी और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगी। तो अब रोटेशन को डेफिनेशन के द्वारा अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। की धरती की मूवमेंट होती है, ठीक है, धरती का घूमना बोलते हैं मूवमेंट को। धरती घूमती है ऑन इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस, ये वाली मेजरनी लाइन है, इसके इर्द गिर्द घूमती है, इज नोन एज रोटेशन। इसी को रोटेशन बोलते हैं। तो फिर से देखिए डेफिनेशन को, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन, उसी को रोटेशन बोलते हैं। तो जो हमारी धरती है ना, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इसको हमेशा याद रखना कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो जिधर हमारा सन है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि धरती कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूमती है। तो जिधर हमारा सन सेट होता है, मीन्स कि जिधर हमारा सूरज छिपता है, उस दिशा से ये जिधर हमारा सूरज निकलता है उस दिशा की तरफ घूमती है। तो जो हमारी धरती है, जिधर सूरज छिपता है उस दिशा से घूमना शुरू करती है, मीन्स कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये घूमती है। तो इजी ट्रिक है, इसको लर्न रखना आपने। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। की ये धरती की मूवमेंट होती है, ये हमारी धरती है, इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट अराउंड द सन, सूरज की चारों तरफ इसकी मूवमेंट हो गई ये वाली, ठीक है, इन अ फिक्स पाथ। ये जो लाइन बनी दिखा रही है ना आपको, ये वाली, तो इसका फिक्स पाथ होता है, मीन्स कि इसका रास्ता होता है, इसी रास्ते पे ये चलती है, इज नोन एज रेवोल्यूशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। कि धरती की जो मूवमेंट होती है ना सूरज के चारों तरफ, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो फिर से डेफिनेशन को देखो, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन, उसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो ये वाली लाइन दिखाई हुई ना, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं, फिक्स पाथ भी बोल देते हैं धरती का। इसको और एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल देते हैं, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ओवल आकार। ओवल मीन्स कि अंडा आकार बना हुआ है, इसका जो ओवल आकार बना हुआ है। तो ये अपने इसी रास्ते में जो धरती है सूरज का चक्कर पूरा करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। तो जो एक्सिस इमेजिनरी लाइन, जो रेड वाली मैंने दिखाई थी आपको, ये धरती की इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है, ठीक है, ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का ऑर्बिट प्लेन के साथ, ठीक है। तो ऑर्बिट प्लेन क्या है वो डायग्राम से देखते हैं हम। ये देखिए ये डायग्राम है, इसमें ऑर्बिट प्लेन दिखाया हुआ है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है बीचों बीच में से, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ
ऑर्बिटल प्लेन से, अर्थ के ऑर्बिट प्लेन से एक वर्टिकल लाइन बनी होती है। इसके साथ ये वाली हमारी एक्सिस आ रही है, तो ये जो एक्सिस है ना हमारी धरती की एक्सिस है, तो ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके साथ जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यही हमारी एक्सिस जो हमारी नीचे वाली लाइन है ना, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ऊपर 23.5 का, नीचे 66.5 डिग्री का। तो हमेशा ये याद रखना कि जो हमारी धरती है ना, जो 23.5 डिग्री अंदर को झुक के सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो सूरज की परिक्रमा अंदर को झुक के करती है। 23.5 डिग्री का मतलब ये हो गया। हाँ जी, आगे देखते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। जो प्लेन बनाया जाता है ऑर्बिट के द्वारा उसको ऑर्बिट प्लेन बोलते हैं। तो इसको डायग्राम के द्वारा फिर से समझते हैं। ये देखिए, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट मीन्स कि एक प्लेन लाइन होती है ये वाली। सिंपल वर्ड में बोल दे तो प्लेन फ्लैट डिस्क आकार वाली जगह होती है। प्लेन जो होती है फ्लैट डिस्क आकार वाली जगह होती है जो वस्तु के केंद्र को परिक्रमा करने वाली वस्तु के केंद्र से जोड़ती है। तो समझ आ गई कि वस्तु जो हमारी धरती है ना, इसका ये वाला केंद्र है, इसको सूरज की परिक्रमा कर रही है हमारी धरती, तो सूरज के केंद्र के साथ जोड़ती है। तो सभी जो प्लैनेट होते हैं ना, उनका सेम ऑर्बिट प्लेन होता है, एक जैसा ऑर्बिट प्लेन होता है सभी का। तो ऑर्बिट प्लेन के कारण ही सारे के सारे जो प्लैनेट है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते समय एक दूसरे से टकराते नहीं है। इसका मेन होता है कि इसी के कारण जो सारे प्लैनेट सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, तो आपस में वो टकराते नहीं हैं। ये देखिए, तो सभी का ऑर्बिट प्लेन होता है अपना अपना। ठीक है, तो ये सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है। तो ये हमारे इनर प्लैनेट आ गए, तो ये हमारे आउटर प्लैनेट आगे बाहर दिखाए हुए। तो ये दिखाया भी है किस तरफ को झुक के सारे प्लैनेट, प्लूटो इस तरफ को झुक के चक्कर लगाता है, नेपच्यून इस तरफ को लगाता है, सन इस तरफ को झुका हुआ है चक्कर। और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सूरज भी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, जो हमारा यूरेनस है ना, वो बिल्कुल ऐसे झुक के सूरज की तरफ चक्कर लगाता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये लेट के सूरज के चक्कर लगा रहा हो। तो जो हमारा सूरज है ना, वे भी अपने परिवार के साथ, हमारे जो 8 प्लैनेट है, ये जितने भी एस्ट्रॉयड है, मेट्रॉयड्स है, सारे के सारे जो अपना परिवार है, ये भी सारे परिवार को लेके एक चीज़ का सर्कल लगा रहा है। पता है आपको किसका ये सर्कल लगा रहा है? सूरज भी घूम रहा है अपने परिवार के साथ। तो जो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसके बीच में एक मैसिव ब्लैक होल है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बीच में मैसिव ब्लैक होल है। उसी ब्लैक होल का सूरज भी चक्कर लगा रहा है पूरे अपने परिवार के साथ। मीन्स कि हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो और सूरज जो है मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूरज अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर थे। आगे देखिए, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, की जो धरती हमारी सूरज से रोशनी प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। तो स्फेरिकल होता है कि राउंड शेप होने के कारण, जैसे ये बनी हुई है, राउंड शेप होने के कारण जो हमारी धरती है ना, सूरज से जो रोशनी प्राप्त करती है, वो रोशनी एक ही हिस्से पे पड़ती है। तो जो हिस्सा दूर हो जाता है वहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो सूरज की तरफ हिस्सा होगा वहीं पे लाइट पड़ती है। हाँ जी, ये यहाँ पे देखते हैं, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो वही है सेम, जो धरती सूरज की तरफ जो हिस्सा होगा वहाँ पे दिन होगा, जो सूरज से दूर होगा पीछे वाला हिस्सा जो धरती का होगा वहाँ पे नाइट होगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल होता है ना, ये देखिए, जो दिन रात को डिवाइड करता है, मीन्स कि ये जो सर्कल है ये यहाँ से शुरू हो गया, फिर पीछे से भी आता है, तो ये दोनों तरफ बना हुआ है, मीन्स कि राउंड होता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मीन्स कि रोशनी का चक्कर। इसके सर्कल के आगे वाली साइड पे जो सूरज की तरफ होगा दिन होगा, तो इस सर्कल के पीछे वाली साइड पे क्या होगा? नाइट होगी। तो ये हमेशा याद रखना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, रोशनी का जो चक्कर है। ठीक है, इसके आगे वाली जो सूरज की तरफ होगा तो वहाँ पे दिन होगा, इसके पीछे वाले हिस्से पे नाइट होगी। This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2। तो coincide होता है कि मेल ना खाना उसके साथ। तो जो ये सर्कल होता है ना इल्यूमिनेशन वाला, ये जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हमारी एक्सिस के साथ मेल नहीं खाता है।
ठीक है। तो ये एक्सिस के साथ हमारी एक्सिस के 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो हमारी धरती है ना, ये 24 घंटे लेती है अपना एक सर्कल पूरा करने में, ठीक है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। मान लो धरती ने यहाँ से घूमना शुरू किया, वापस इसी जगह पे आने के लिए धरती को 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो इसी को अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। इसी को धरती का डेली मोशन बोलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि धरती के घूमने से ही दिन रात बनते हैं, ठीक है। डे एंड नाइट्स ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। इसी रोटेशन के कारण दिन रात बनते हैं। तो यहाँ पे अगर नाइट है तो ये घूम के हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो ये घूम के हिस्सा पीछे चला गया तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर धरती नहीं घूमेगी? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसिस डे। तो कहता है कि जो पोर्शन सूरज की तरफ होगा ना, वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यू वार्मथ टू द रीजन। इस क्षेत्र में लगातार गर्मी बनी रहेगी, ठीक है, ज़्यादा गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमेशा सूरज की तरफ है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। दूसरा हिस्सा अंधेरे में रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल ऑल द टाइम। तो वहाँ पे सब कुछ जमना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इस तरह की जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें लाइफ फिर धरती पे पॉसिबल नहीं हो सकती। तो डू यू नो भी देखते हैं इसमें क्या है। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा। तो एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलीय वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, स्टार कैसे बनते हैं, प्लेनेट कैसे घूमते हैं, कौन सी दिशा में कौन सी दिशा की तरफ घूमते हैं। तो ये सभी स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो हमारे एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा जो इंडिया के थे हैज स्टार्टेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। उन्होंने बताया था कि जो धरती हमारी राउंड है और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे मैंने रेड वाली लाइन बताई थी ना, उसके इर्द गिर्द। द सेकंड मोशन। अब सेकंड मोशन की बात कर लें। पहले हमने रोटेशन की बात कर ली, जो धरती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। अब रेवोल्यूशन की बात करते हैं। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट्स इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये धरती की जो परिक्रमा है अपने ऑर्बिट में, रास्ते में यहाँ से शुरू होकर फिर वहीं पे आ जाना, इसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 1 into 4 डे 1 ईयर टू रिवॉल्व। घूमना होता है रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन्स कि इसको यहाँ से घूम के फिर वापस उसी जगह पे आने के लिए 365 1/4 दिन लगते हैं। वी कंसीडर अ ईयर। हम उसको कंसीडर अ ईयर कंसिस्टिंग of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। तो अपनी सुविधा के लिए हम ये जो 1/4 है ना, ये 6 घंटे बन जाते हैं। तो इनको अपनी सुविधा के साथ 365 दिनों में ऐड नहीं करते, इनको बाद में ऐड करते हैं। वो मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 hours save every year are added to make 1 day। तो हर साल 6 घंटे बढ़ते रहते हैं। तो जब वह 24 घंटे बन जाते हैं ना, ओवर ए स्पैम ऑफ 4 ईयर, 4 सालों के बाद जब बन जाते हैं, दिस सरप्लस, ये बड़े सरप्लस होता है बड़े हुए जो 6 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे बन जाते हैं। अब दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये बड़ा हुआ दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। 10 एवरी 4th ईयर्स फरवरी इज 29 डे। तो हर 4 साल बाद जो फरवरी होती है 29 डे की होती है इंस्टेड ऑफ 28 डे, 28 दिनों की बजाय। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। तो उस साल को जिसमें 366 दिन होते हैं 365 दिनों की बजाय, तो उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। मीन्स कि अब देखना है कि अब नेक्स्ट जो लीप ईयर है कब आएगा, तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो ये लीप ईयर है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस डायग्राम के द्वारा। तो 365 1/4 जो समा लेती है हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर पूरा करने में। 1/4 मीन्स हो गया एक दिन, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ गए। मीन्स कि 6 घंटों में जो हमारी धरती है ना, हर साल
6 घंटे बढ़ा देती है। जो हमारी धरती है ना, हर साल 6 घंटे बढ़ाती है सूरज का चक्कर पूरा करने में। तो ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर है हमारा। फर्स्ट ईयर में 365 प्लस 6 हो गए, मीन्स कि 6 घंटे हमारे पास बढ़ गए। तो फरवरी 28 का ही रहा, तो ये साल ओवरऑल 365 दिन का ही होके निकल गया। उसके बाद सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। तो इस साल भी 365 प्लस 6 और 6 हमने पहले वाले साल के घंटे ले लिए, तो हमारे पास 12 घंटे बढ़ गए ना। तो फरवरी इस साल भी 28 डेज का गया, तो ओवरऑल ईयर भी हमारा 365 दिन का निकल गया। तो थर्ड ईयर जो हमारा होगा 365 प्लस 6 मीन कि 365 दिन हो गए और 6 घंटे इस साल के बढ़ गए। तो पहले साल के 6 ले लिए, दूसरे के ले लिए, तीसरे के भी हमने 6 लिए, तो हमारे पास 18 घंटे बढ़ गए। तो फरवरी इस साल भी 28 का ही गया, 28 डेज का ही गया। और जो हमारा जो साल था वो भी 365 दिन का ही चला गया। अब जो फोर्थ ईयर आ गया ना हमारा, तो इसमें 6 जो घंटे इस साल के बढ़ गए हमारे, 6 पहले के आगे, 6 दूसरे के आगे, 6 तीसरे के आगे, तो 6 ही हमारे ये फोर्थ के आगे। तो ये हमारे पास मिलके टोटल 24 घंटे हो गए। तो इस साल जो हमारा फरवरी है ना, 24 बढ़े हुए 24 घंटे मीन्स कि एक दिन बढ़ गया, वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो इसको हमने फरवरी में ऐड कर दिया। तो इस साल जो हमारा फरवरी होगा ना जो, तो वो 29 डे का होगा इंस्टेड ऑफ 28 डे। 28 डे की बजाय 29 डे का हमारा फरवरी हो गया। तो जो हमारा साल भी होगा ना 366 दिन का होगा इंस्टेड ऑफ 365 डे। मीन्स कि 366 दिन का दिन हो जाएगा, साल हो जाएगा हमारा 365 की बजाय। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लीप ईयर को क्लियर करने का। कहता है फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फ्रॉम द फिगर 3.3 फिगर में इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो हमने देखा ही था इलेप्टिकल ऑर्बिट जो ओवल कार का था, मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि इलेप्टिकल ऑर्बिट जो धरती का रास्ता है, मीन्स कि जिस रास्ते से धरती घूमती है उसको इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इंक्लाइंड होता है झुके होना, इंक्लाइंड मीन्स होता है झुके होना। तो आपने नोटिस किया कि जो हमारी धरती ना सूरज की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो एक ही दिशा में झुक के चक्कर लगाती है। ठीक है, अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू, जो साल होता है ना पूरा साल, तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। किसमें? समर में, विंटर में, स्प्रिंग में और ऑटम में। समर हो गया हमारा गर्मी, विंटर सर्दी, स्प्रिंग बसंत और ऑटम जो हमारा आ गया वह पतझड़ का सीजन होता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन कैसे चेंज होते हैं? जिस तरह जो धरती हमारी सूरज की चारों तरफ घूमती है ना, ठीक है, इसी घूमने के कारण, इसी पोजीशन के कारण जो हमारे जो सीजन है वो चेंज होते हैं। सीजन को देखने से पहले ये लेट्स डू करके सीखो, ये रह गया था, इसको भी एक बार देख लेते हैं। टेक ए बॉल ऑफ रिप्रेजेंट द अर्थ एंड ए लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। वो बोलता है कि एक बाल लेनी है, जो मान लो कि वो धरती है, एक जलती हुई कैंडल लेनी, सपोज करना है कि वो जो है ना हमारा सन है। मार्क ए पॉइंट ऑन ए बॉल टू रिप्रेजेंट टाउन एक्स। तो बॉल के पीछे एक आपने क्या मार्क लगा लेना, निशान लगा लेना है, जिसको हमने टाउन एक्स का नाम दे देना है। प्लेस द बॉल सच ए वे दैट द टाउन एक्स इज डार्कनेस। तो इस तरह बॉल को रखना है कि जो मोमबत्ती है, जो कैंडल हमारी जल रही है, उसकी रोशनी उस पर ना पड़े, पीछे वाली साइड पे चले जाए वो। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ बॉल को रोटेट करना है। एज यू मूव, जैसे आप इसको घुमाओगे, द बॉल स्लाइटली, धीरे धीरे, द टाउन विल हैव इट्स सनराइज। तो जो टाउन पीछे है ना, वहां पे सूरज, ऐसा लगेगा कि सूरज वहां पे निकलना शुरू हो गया है, वहां पे दिन, जब घुमाने के कारण वहां पे दिन होना शुरू हो जाएगा। एज द बॉल कंटिन्यू टू मूव, तो अब कंटिन्यू उसको मूव करते रहोगे। द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन, दिस इज सनसेट। जो जब सूरज से वो दूर चला जाना शुरू कर देगा तो वहां पे सनसेट मीन्स कि सूरज छिपना दिखाई देगा। तो इसी डायग्राम से हम फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को समझाने की उसने कोशिश की है। सन है, तो यहाँ से धरती ने घूमना शुरू किया, वहाँ यहाँ पे हमने एक्स, जो हमारा जो एक्स टाउन था यहाँ पे मान लिया, हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब क्या करना है, इसको हमने घुमाना शुरू कर देना। यहाँ से ये वाला हिस्सा घूम के जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आके इसमें क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो ये हिस्सा घूम के, फिर ये हिस्सा घूम के पीछे चला गया, सपोज या पीछे चला गया हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे नाइट होना शुरू हो जाएगी, फिर ये नाइट हो जाएगी। तो इस जो एक्टिविटी से यही समझाने की कोशिश की है इन्होंने।
तो लेट अस डू, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्रा ए एलिप्स। एलिप्स होता है वही कि ओवल आकार का ये शेप होती है, इसी को बोलते हैं। टेक ए पेंसिल टू पेन, एक इसके लिए आपने एक पेंसिल लेनी है, 2 पेन्स ले लेनी है, एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। थ्रेड लूप ऑफ थ्रेड का मतलब कि एक थ्रेड लेना है, उसको ऊपर से ही बांध देना, चारों तरफ से उसको राउंड में बांध लेना है आपने, ठीक है, एक छल्ला बना लेना है उसका। नाउ फिक्स दीज पिन्स ऑन द पेपर एज शो इन द फिगर। तो इस तरह फिगर में दिखाए हुए की तरह पेपर रख के उसके ऊपर 2 पिन लगा लेने हैं आपने। पुट द लूप्स ऑन द पेपर, इनक्लोज दीज 2 पिन्स inside the loops. Now hold the pencil and draw the line, keeping the thread tight and moving the pencil along it. The figure represent an ellipse. तो देखिए यहाँ पे अपने जो हमने ये थ्रेड बनाया होगा इसकी एक तरफ टाइटली पेंसिल रख लेनी है, टाइट करके। तो इसको इस तरह घुमाना शुरू कर देना है। टाइट करके जब घुमाएंगे तो एक एलिप्स बन जाएगा कि धरती का ऑर्बिट बन जाएगा। इस तरह के ओवल आकार के जो रास्ता है इसी में धरती हमारी चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ देखते हैं, लुक एट द फिगर 3.3। तो फिगर 3.3 को हमने डीपली उसके द्वारा हम सारा कुछ समझेंगे। पहले इसको रीड कर लेते हैं। यू विल सी, आप देखते हो, आप देखोगे दैट ऑन 21 जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है ना, सूरज की तरफ झुका होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सूरज की जो किरणें होती ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी पड़ती है। एज आ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। तो इसी तरह ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। जो पोल के नज़दीक एरिया होता है वहाँ पे जो सूरज की रोशनी कम पड़ती है। एज द रेज ऑफ द सन्स आर स्लाइंटिंग। स्लाइंटिंग होता है कि तिरछी सूरज की रोशनी पड़ती है। पोल की तरफ जो एरिया आ जाता है ना धरती का, वहाँ पे सूरज की जो किरणें तिरछी पड़ती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड होता है झुके होना, इंक्लाइंडेड मीन्स होता है झुके होना, झुका हुआ है। टुवार्ड्स द सन, नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू डे फॉर अबाउट 6 मंथ। तो इसी कारण जो आर्कटिक सर्कल है ना वहाँ पे 6 महीनों के लिए दिन होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे 6 महीनों का दिन होता है। ये हम डायग्राम के द्वारा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, पहले इसको रीड कर लें। सिंस A large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun। तो जो लार्ज पोर्शन होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आती है सूरज की। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो देखो इट इज़ समर इन द रीजन, इस क्षेत्र में क्या होगा, गर्मी होगी। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर से, मीन्स की सेंटर वाला इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें क्या होगी, गर्मी होगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेस अक्कर ऑन 21 जून। 21 जून को, ठीक है, जो 21 जून को जो सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी नाइट होगी। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारा जो इंडिया है ना वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमारे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम, इस समय में, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना हमारा, ठीक है, दक्षिणी अर्धगोला जिसको बोलते हैं, ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड होती है, इसके विपरीत होती है। तो हमारे यहाँ पे दिन बड़ा होगा, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो उसमें दिन छोटा होगा, नाइट बड़ी होगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी। इट इज़ विंटर सीजन देयर, हमारे यहाँ पे सर्दी है, तो द नाइट्स आर लॉन्गर, रातें लंबी है, एंड देन डे, डे के मुकाबले। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। इस सारी कंडीशन को हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस सारी कंडीशन को हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। समर सोलिस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर आयनात। तो हिंदी में इसको उत्तर आयनात बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, ये 21 जून की कंडीशन बताई है। तो अब 22 दिसंबर की कंडीशन पता करेंगे, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथर्न पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। तो पहले में हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो थी,
कर्क रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अब ये सूरज की रोशनी जो है वो किसके ऊपर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मींस की मकर रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो इस समय में नॉर्दर्न पोल सूरज से दूर चला जाएगा और साउथर्न पोल सूरज की तरफ आ जाएगा। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा 23.5 डिग्री में साउथर्न हेमिस्फीयर में बनी हुई है ना, उसके ऊपर सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो साउथर्न हेमिस्फीयर का बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा उस पे ऊपर रोशनी पड़ रही है। देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, गर्मी होगी। लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट, तो दिन लंबे हो गए, नाइटें जो नाइट्स है वो छोटी हो जाएगी। द रिवर्स हैपेंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाता है यहाँ पे सारा कुछ विपरीत हो जाएगा, उसके उल्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे वहां पे अब दिन लंबे है तो हमारे दिन छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे नाइट शॉर्ट है तो हमारे नाइट लॉन्ग हो जाएगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्ट, तो इस जो सारी कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन को विंटर सोलिस्ट बोलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, तो हमने देखा है कि 25 दिसंबर को हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को जो हमारा जो एरिया होता है ना वो सूरज से दूर होता है, मीन्स कि नॉर्थ पोल सूरज से दूर होता है। तो हम जब अगर हम सूरज से दूर चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पे सर्दी हो जाएगी। नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है तो वहां पे गर्मी होगी। तो हमारे 25 दिसंबर को बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो हम सर्दी में क्या बनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वो साउथर्न पोल में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है ना वो गर्मियों में मनाई जाती है। तो ये वर्ड आ गया विंटर सोलिस्ट, इसका मतलब होता है, इसका विंटर सोलिस्ट का मतलब क्या हो गया, दक्षिणी आयनात, इसका हम दक्षिणी आयनात बोलते हैं। देखो समर सोलिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी आयनात, तो विंटर सोलिस्ट को हम बोलते हैं दक्षिणी आयनात। आगे देखते हैं। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो जो सूरज की रोशनी होती है ना 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है, इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर हमें पता ही है कि जो धरती को 2 इक्वल हाफ्स में बांटने वाली लाइन है उस पे पड़ती है। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, टिल्टेड होता है झुके होना, तो कोई भी पोल जो है सूरज की तरफ झुका नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसिस इक्वल डे, तो सारी जो धरती है ना वहाँ पे इक्वल दिन बराबर होंगे, एंड इक्वल नाइट्स, और रात भी बराबर होगी, मीन्स कि दिन रात बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेनिक्स, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेनिक्स। जैसे हमने इसको समर सोलिस्ट बोल दिया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अनायत हो गया। ये क्या हो गया, विंटर सोलिस्ट, इसको दक्षिणी अनायत बोलते हैं। तो इक्वेनिक्स को बोलते हैं विषुव, विषुव हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि दिन रात का बराबर होना, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक बार लेट अस डू भी कर लेते हैं, यहीं पे रीड कर लेते हैं इसको भी। टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन होता है अर्थ के झुके हुए को समझने के लिए। इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो अर्थ हमारी झुकी हुई है उसको समझने के लिए। ड्रा एंड बिग इलिप्स, इलिप्स वही है कि ओवल शेप में आपने एक रास्ता बना लेना है। ऑन द ग्राउंड एंड टेक ए फ्लैग विद ए स्टिक, स्टिक के साथ आपने फ्लैग लेना है। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की कहीं भी किसी भी लाइन पे खड़े हो जाना है एक तरफ आपने। पॉइंट योर फ्लैग टू ए फिक्स पॉइंट फार अवे लाइक ऑन ए ट्री टॉप। नाउ मूव अलॉन्ग द एलिप्स कीपिंग योर फ्लैग अवे पॉइंटिंग टुवार्ड्स दैट फिक्स पॉइंट। इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइंडेड, इंक्लाइंडेड होता है झुके रहना। परमानेंटली इन द सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन में उनका जो फ्लैग है आपका झुका रहेगा। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज फिक्स्ड डायरेक्टली कॉज सीजन, इसी के कारण सीजन बनती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं डायग्राम के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ जी, इस डायग्राम में वो क्या समझाना चाहता है कि आपने ये सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक फ्लैग ले लिया, मीन्स कि आपने यहाँ पे खड़ के इस पॉइंट में अंदर को करके फ्लैग ले लिया सूरज का। तो यहाँ से आपने शुरू किया
चलना तो फ्लैग आपका अंदर की तरफ ही रहेगा। फिर आप यहाँ पे आगे फ्लैग आपका अंदर की तरफ ही है। फिर आप यहाँ पे आगे तो फ्लैग आपका बाहर की तरफ हो गया। तो फिर आप यहाँ पे आगे फ्लैग आपका मीन्स की बाहर की तरफ ही है। तो ये बता रहा है वो इसी जो एक्टिविटी में ये बता रहा है कि धरती भी हमारी इसी तरह झुक के सूर्य की यहाँ से जो जून को झुकी होती है सूर्य की तरफ, यहाँ से झुक के यहाँ तक आती है। फिर यहाँ पे जो ये जो झुका हुआ हिस्सा होता है वो बाहर को चला जाता है, तो साउथर्न पोल सूरज की तरफ आ जाता है। तो ये एक्टिविटी में यही समझाने की कोशिश की है। हाँ जी, तो हमने देखा था कि 21 मार्च को 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना इक्वेटर पे पड़ती है, तो दिन रात इक्वल हो जाती हैं। तो अब 23 सितंबर की बात कर लेते हैं। इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, मीन्स की पतझड़ होती है। एंड स्प्रिंग सीजन है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्प्रिंग होती है, बसंत होती है। द ओपोजाइट होता है कि उसकी विपरीत दिशा होती है। इन द केस ऑफ 21 मार्च को व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, मीन्स की स्प्रिंग का मतलब बसंत होती है। नॉर्दर्न एंड द ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, पतझड़ होगी। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड द चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इस तरह हमने इस चैप्टर में देखा कि सूरज के चारों तरफ धरती के घूमने के कारण और एक्सिस पे धरती के घूमने का दिन रात बनते हैं और सीजन बनते हैं। तो इन सभी को हम अच्छे से एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। तो देखिए पहले ट्रिक 21, 23, 22। तो इसको याद करना है हमने। फिर से देखो 21, 21, 23, 22 कैसे याद करना है, 21, 21, 23, 22, ठीक है। तो ये डेट्स आपने याद करनी, इससे हमारे सारे के सारे सीजन क्लियर हो जाएंगे। कौन सा दिन बड़ा कौन सा छोटा, सारा कुछ क्लियर इन्हीं डेट से हो जाएगा। तो ये देखिए 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च ये देखिए मार्च से याद रखना, पहले 21 मार्च से शुरू करना है। मार्च से 3 महीने आगे चलो, मार्च अप्रैल मई जून। 21 जून आ गया, ये दूसरी वाली डेट आ गई, 21 जून आ गया। उसके बाद 23 जून के आगे आ गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 23 सितंबर की कंडीशन आ गई। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये लास्ट वाले 22 डिजिट है, तो ये 22 दिसंबर की कंडीशन आ गई हमारे पास। 21 मार्च, 21 जून, ठीक है, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, तो ये सारी की सारी हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इसको आपने याद करना है 21, 21, 23, 22। तो अब समझ आ गया। मंथ भी आपने याद करना है, 3 मंथ का डिफरेंस है बीच में। मार्च से शुरू करना है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 4 मंथ आ गए हमारे पास। हाँ जी, सीजन को समझने से पहले एक बार इंपॉर्टेंट पैरेलल जो है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये इक्वेटर होती है, जो इक्वेटर के ऊपर जो लाइन आती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, 23.5 डिग्री पे आ जाती है। तो उसके ऊपर आर्किटेक्ट सर्कल आ जाता है, ठीक है, ये 66.5 डिग्री पे आता है। उसके नीचे इक्वेटर के नीचे एक इंपॉर्टेंट पैरेलल होती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जिसको मकर रेखा भी बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री के ऊपर होती है। उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल आ जाता, तो ये 66.5 डिग्री के ऊपर होता। तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल है, इसको याद रखना आपने। तो एक बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है कि आर्किटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल में, तो ये मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। तो जो देखिए नीचे है ना एंटार्कटिक में इंग्लिश के 9 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं एंटार्कटिक में, तो ऊपर वाले आर्किटेक्ट में 6 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। तो ये याद रखना कि जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज़ हुए वो नीचे आएगा, जहाँ पे कम हुए हैं तो वो ऊपर आएगा। मीन्स कि जहाँ पे 9 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए इंग्लिश के में एंटार्कटिका, तो जो वर्ड लंबा बन जाता है वो नीचे है, जो शॉर्ट बनेगा वो ऊपर है। तो ईजीएस्ट ट्रिक है, इसको याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। हाँ जी, 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे पड़ने से येलो कलर मैंने दिखा रखा है। तो दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और साउदर्न में, दिन रात बराबर होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती है। उसके बाद आ गया 21 जून। 21 जून को क्या होता है कि जो हमारा ये देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, सूरज की तरफ झुका होता है, तो इसीलिए जो सूरज की रोशनी है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, मीन्स कि कर्क रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या होगी, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पे गर्मी होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर है, तो यहाँ पे सर्दी होगी। तो याद रखना 21 जून को सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है।
हाँ जी, तो 23 सितंबर को क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है ना वो इक्वेटर पे फिर पड़ती है। तो दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और साउदर्न में दिन रात इक्वल होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी होती है। अब ये कंडीशन 22 दिसंबर की आ गई है। तो अब सूरज की तरफ जो साउदर्न हेमिस्फीयर झुका होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला जाता है। तो सूरज की रोशनी अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, मीन्स की मकर रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो सूरज की रोशनी दक्षिणी अर्धगोले मीन्स की साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा जो है, यहाँ पे हम रहते हैं, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो दूर चला जाता है, तो वहाँ पे सर्दी होती है। तो अब आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें दी हुई डायग्राम को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो क्या होता है कि ये 21 मार्च है, ठीक है। 21 मार्च को सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, तो दिन रात इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको इक्वेनिक्स बोलते हैं। हाँ, इसको शॉर्ट लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो 21 मार्च को सूरज की रोशनी ई से इक्वेटर पे पड़ रही है, ई से इक्वल होते हैं, दिन रात इक्वल से ई से इक्वेनिक्स आ गया। तो ई से इक्वल, ई से इक्वेटर, ई से इक्वेनिक्स। तो जब सूरज की रोशनी 21 मार्च को इक्वेटर पे पड़ती है, इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेनिक्स। इक्वेनिक्स होता है विषुवी, हिंदी में इसको विषुवी बोलते हैं। विषुवी का मतलब होता है कि दिन रात का बराबर होना, ठीक है। तो इस समय में सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, याद रखना, उस कंडीशन को इक्वेनिक्स बोलते हैं। विषुवी मीन्स की दिन रात बराबर। उसी समय देखिए कि इसके ऑपोजिट जो 23 सितंबर होती है ना, 23 सितंबर को क्या होती है, फिर सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे पड़ने के कारण क्या होता है, दिन रात इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को इक्वेनिक्स बोलते हैं। मीन्स कि सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ी, ई से इक्वेटर, ई से इक्वल, ई से इक्वेनिक्स। तो इस पूरी कंडीशन को जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेनिक्स। मीन्स विषुवी मीन्स दिन रात का बराबर होना। तो अब ये भी क्लियर कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये भी। तो ऑटम को कैसे लर्न करेंगे और स्प्रिंग को कैसे लर्न करना है मैंने, तो याद रखना कि जो स्प्रिंग है वो डायग्राम के बाहर जाएगा, तो जो ऑटम है डायग्राम के अंदर आएगा। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो सीजन से रिलेटेड, तो पहले ये डायग्राम बनानी है। तो जब ये डायग्राम बना लोगे, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की सीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अंदर वाली साइड पे ऑटम होगी, बाहर वाली साइड पे स्प्रिंग होगी। तो 21 मार्च को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हम इंडिया में रहते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग मीन्स बसंत होती है, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगी, मीन्स की पतझड़ होगी। तो अब बात कर लें 23 सितंबर को क्या होता है कि जो 23 सितंबर को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऑटम। ऑटम मीन्स कि हमारे यहाँ पे पतझड़ होगी। तो जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगी, मीन्स कि वहाँ पे बसंत होगी। तो अब 21 जून की बात कर लेते हैं। 21 जून को क्या होता है कि जो हमारा ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो सूरज की रोशनी किस पे पड़ रही है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है, मीन्स की कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो जब सूरज की रोशनी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, उस दिन 21 जून को, ठीक है, इस दिन को हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। तो याद रखना, इसको इक्वेनिक्स बोलते हैं। तो जब 21 जून को सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। मीन्स इसका मतलब होता है कि, तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी आयनात। इस हिंदी में समर सोलिस्टिस को क्या बोलते हैं, उत्तरी आयनात। तो 21 जून को हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसके ऑपोजिट चले जाते हैं, दिसंबर की बात कर लेते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बाहर चला गया, तो साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है। तो सूरज की रोशनी किसके ऊपर पड़ रही है, मकर रेखा के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो इस स्थिति को, पूरी जो स्थिति क्रिएट होती है, इस समय को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। इसको क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। इसको बोलते हैं दक्षिणी आयनात, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणी आयनात। तो फिर से समझ लो, 21 मार्च को सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, तो इसको इक्वेनिक्स बोलते हैं कि दिन रात इक्वल होते हैं,
ठीक है। उसके बाद धरती घूम के फिर इस 21 जून की कंडीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्ट बोलते हैं। इसको मीन्स की उत्तरी आयनात बोलते हैं। तो उसके बाद फिर धरती घूमती है तो 23 सितंबर की कंडीशन आ जाती है। फिर सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, तो इस समय में दिन रात इक्वल हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर धरती घूम के दिसंबर में आ गई, दिसंबर की स्थिति में आ गई। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूरज की रोशनी अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, मीन्स की मकर रेखा के ऊपर पड़ रही है। तो अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्ट बोलते हैं। विंटर सोलिस्ट मीन्स दक्षिणी आयनात बोल देते हैं हिंदी में। अब 6 महीने दिन और 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्या बताया था, जो कम अल्फ़ाबेट होते हैं वो ऊपर आते हैं, मीन्स कि आर्किटेक्ट सर्कल ऊपर है। तो यहाँ जून से शुरू कर लेते हैं। 21 जून को जो है हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, तो सूरज की स्लाइंटिंग रे मीन्स की स्लाइंटिंग होती, तिरछी सूरज की किरणें इस हिस्से पे लगातार बनी रहती है। देख ये यहाँ से शुरू करिए, देखिए येलो वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहती है। तो इसके कारण यहाँ पे 6 महीने का दिन रहेगा। तो छोटे वाला ऊपर था आर्किटेक्ट सर्कल में सूरज की रोशनी 6 महीने लगातार बनी रहती है। जबकि एंटार्क्टिक सर्कल सूरज से दूर चला जाता है, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए रात रहेगी। तो इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अब सूरज की रोशनी दिसंबर के बाद, जब दिसंबर की कंडीशन देखी थी ना, तो सूरज की तरफ जो साउदर्न हेमिस्फीयर झुका होता है, तो अब सूरज की रोशनी ज़्यादा अल्फ़ाबेट थे कहाँ पे थे, अंटार्कटिका। तो सूरज की रोशनी अंटार्कटिका पे पड़ रही है, ये देखिए। तो लगातार 6 महीने इस हिस्से पे अंटार्कटिका पे सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। तो जो आर्किटेक्ट सर्कल था वो सूरज से दूर चला गया, तो यहाँ पे लगातार 6 महीनों के लिए रात रहेगी। यहाँ पे लगातार 6 महीनों के लिए दिन है, तो यहाँ पे 6 महीनों के लिए लगातार रात रही। तो ये कॉन्सेप्ट था 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे रहती है। तो ये याद रखना, यहाँ पे सूरज की किरणें ना हमेशा स्लाइंटिंग मीन्स की तिरछी पड़ती है इस एरिया में। तो हाँ जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।